हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इतिहास में हम सभी पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें आज हम सभी बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। बच्चों, जब महात्मा गांधी दांडी पहुँचे और उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, तो वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, यानी यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। बच्चों, यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले अलग था। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेज का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा था। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने की बात कही गई, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी कहा गया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किया। लोगों ने क्या किया? नमक कानून को तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी और किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। बच्चों, गांव में तैनात जो कर्मचारी थे वे इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे, जिसके चलते वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे और इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, तो इससे जनता जो थी वो बहुत नाराज हो गई और गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक जैसे पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए, जिससे सरकार भयभीत हो गई और भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया, जिसके चलते शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और जिसके चलते महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इसमें गांधी जी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के चलते महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर अपनी सहमति व्यक्त की, क्योंकि बच्चों पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी और इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए और यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। और यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया। बच्चों, अब हम सभी चर्चा करेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी क्या क्या सीमाएं थी, यानी सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या थी।
बच्चों, देश के सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। इस तरह का एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वर्ष 1930 के बाद यह वर्ग स्वयं को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। क्या कहने लगे थे? दलित या उत्पीड़ित। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़वादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। यानी जब तक अस्पृश्यता का अंत नहीं होगा तब तक हम स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। यानी गांधी जी ने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं का समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के लिए काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें यानी छुआछूत को त्याग दें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। बच्चों, उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हो गया। किसका विवाद हो गया? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। किस पर बैठ गए? आमरण अनशन पर। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। बच्चों, सवाल यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि जो पूना पैक्ट था वो किसके मध्य हुआ और कब हुआ? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। कब? 1932 ईस्वी में। इसे दलित वर्गों यानी जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। बच्चों, भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे और जिसके चलते कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे भी हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच में धीरे धीरे फासला बढ़ता गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक बार फिर से गठबंधन का प्रयास किया। यानी जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थे
उन्होंने एक बार फिर से गठबंधन का प्रयास किया। 1927 ईस्वी में एक बात की संभावना नजर आई कि अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एकता स्थापित हो ही जाएगी। उस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण मतभेद भारी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का विचार था कि यदि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दे दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों यानी जहां पर मुस्लिमों की संख्या अधिक है जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुहाशिवा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिसके कारण इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं जो थी वे समाप्त हो गईं। जब सामने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग पढ़िए और समझिए। आगे का हम अगली क्लास में बात करेंगे।